जी some students take AI their existential quantifier x के साथ और x को शो करवा दिया कि स्टूडेंट की क्लास से वो बिलोंग करता है। सिंपल एंड को सिंपल लगाया x टेक AI, यानी कि x को जेनरेट कर दिया हमने कि स्टूडेंट की क्लास से बिलोंग करता है और उसके बाद जो है वो बता दिया सिंपल एक फंक्शन के साथ कि x टेक्स AI। और ये जो उल्टा ई वाला देयर एग्जिस्ट वाला एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर था, इससे सम को जो है वो हमने शो करवा दिया। सिंपल ये एग्जांपल थी फर्स्ट वन। सेकंड, एवरी स्टूडेंट हु टेक्स एआई पासेस इट। यहाँ पे एंड क्यों लगा? एंड क्योंकि ये देखो, या तो आप कह रहे हैं कि एक्स को स्टूडेंट यहाँ पे लिख लें, ठीक है, और डायरेक्ट इसको टेक कर ले, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला इसको एक्सक्लूड कर दे। लेकिन हमने ये देखा था कि हम जनरलाइज उसको करते हैं क्लास को, तो हम दो रूल्स को कंबाइन कर लें, इसे एंड लगा रहे हैं। नंबर वन रूल ये है कि एक्स जो है वो स्टूडेंट की क्लास से बिलोंग करता है, जो भी एक्स होगा वो मस्ट स्टूडेंट होगा। और अगर वो स्टूडेंट है तो फिर एक्स टेक्स ए आई, अगर स्टूडेंट है तो फिर वो ए आई लेगा। यानी कि दो रूल्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए एंड का ऑपरेटर यहाँ पे लगाया है। मैम ये स्टूडेंट से पहले एक्स लगा हुआ है, इसका क्या जी, पर्पज है? इसका पर्पज ये है कि ये ई के साथ है, डबल ई के साथ है। देयर एग्जिस्ट एक्स, कोई एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, उसके बाद यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी आएगी, उसके बाद एक्स, अगर एक्स स्टूडेंट है तो फिर एक्स जो है वो ए आई भी लेगा। ठीक है, ये जो सम था ना, इस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। देयर एग्जिस्ट एक्स, कि कुछ एक्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि स्टूडेंट है और वो ए आई चेक करते हैं, इसका ये मतलब है। यहाँ पे एक्स का ये जो उल्टे ई के साथ देयर एग्जिस्ट के साथ लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड एग्जांपल में एवरी है, तो एवरी मीन्स फॉर ऑल वाला, फॉर ऑल एक्स, हर एक एक्स। और उसके बाद जो है वो कंबाइन इसको किया कि अगर एक्स स्टूडेंट है तो एक्स ए आई भी लेगा और उसको पास भी करेगा। अगर ये फर्स्ट टू रूल्स उसके होते हैं, फुलफिल होते हैं, एक्स स्टूडेंट भी है और एक्स ए आई को पिक भी करता है एज अ सब्जेक्ट, अगर ये दोनों ट्रू होते हैं देन एक्स जो है वो उसको पास भी करेगा। अब एक्स यहाँ पे कौन है? एक्स जो है वो स्टूडेंट है, इसको यहाँ पे फर्स्ट हैंड पे फर्स्ट रूल में इसको शो करवाया गया है। और देयर एग्जिस्ट वाली अगर आपको याद हो तो उसमें क्या होता है कि हमने मॉडस पोनेस जो देखा था कि फर्स्ट हाफ अगर आपका ट्रू होगा तो सेकंड जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो भी मस्ट ट्रू होगा, सेकंड हाफ। इसको इस तरह से कर सकते हैं, या सेकंड सोल्यूशन भी इसका ठीक मुझे लग रहा है। फॉर ऑल एक्स, हर एक एक्स के लिए एक्स जो है वो स्टूडेंट में से अगर बिलोंग करता है और वो टेक करता है एआई को, तो एक्स जो है वो पास इसको कर लेगा। सेकंड की बजाय फर्स्ट जो है ज्यादा ऑथेंटिकेट है, सेकंड में कुछ है ना इश्यूज आ रहे हैं, तो फर्स्ट सोल्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, इजी भी है। फॉर ऑल एक्स, एवरी के लिए अगर सम है तो सम के लिए देयर एग्जिस्ट वाला। एक्स कौन है? एक्स की क्लास डिफाइन की, उसके बाद एक्स टेक्स ए आई, अगर ये दोनों वैल्यूज ट्रू होती हैं तो इसके ऊपर जो डिपेंड कर रहा है राइट साइड पे डिपेंडेंट जो बी होता है, एग्जिस्टेंट उसको एग्जिस्ट के बाद राइट साइड पे, तो वो भी ट्रू होगा। ठीक है, उसके बाद नो गुड स्टूडेंट चीट्स इन एन एग्जाम। अब नो के लिए जो है वो आप यहाँ तो फॉर ऑल को निगेट कर ले या देयर एग्जिस्ट को निगेट कर ले, ये दोनों वर्क करेंगे इसके लिए, क्योंकि हमने ये शो करना है कि नो। आपको आवाज आ रही है? कोई इशू जी तो नहीं जी है मैम आवाज? आ रही। नो मैम। यस नहीं हुआ। अच्छा, नो है तो नो को दो तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, या तो फॉर ऑल को निगेट कर ले या देयर एग्जिस्ट को निगेट कर ले। देयर एग्जिस्ट को निगेट करेंगे तो उसका मतलब होगा कि कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, और फॉर ऑल को भी अगर निगेट करेंगे तो वो होगा कि नो वन। देयर एग्जिस्ट को निगेट कर लें या फॉर ऑल को निगेट कर लें। एक्स, एक्स जो है अगेन, नो गुड स्टूडेंट चीट्स इन एन एग्जाम। अब स्टूडेंट क्लास को डिफाइन कर दिया, स्टूडेंट की बजाय गुड स्टूडेंट की क्लास में से एक्स आ गया। ठीक, एंड एक्स चीट्स एग्जाम, और इस ओवरऑल कंप्लीट सेंटेंस को क्या किया है? एंड पे निगेट कर दिया है। तो वो निगेट आपका नो वाली बात भी हो गई ट्रू, और ये यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस लिख के उसको रिवर्स कर देना, निगेशन लगा देना इन द स्टार्ट ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। मैम ये एक्स की सही से समझ नहीं आ रही है, ये जो हम एक्स लगाते हैं। ओके, फिर मैं आपको कुछ और एग्जांपल इसके देती हूँ। तो मैंने वैसे जो है आज ड्रॉ किया हुआ था कि आपको ड्राफ्ट करवाने हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एक्स किसी भी क्लास से, एक्स स्टूडेंट हो सकते हैं, एक्स सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एक्स पर्सन हो सकते हैं, प्लेयर्स हो सकते हैं,
हम कर लेते हैं हॉकी टीम प्लेयर्स आर टॉल। ठीक, इसको हमने इसका प्रेडिकेट अगर बनाना है तो उसके लिए क्या आएगा, हॉकी टीम प्लेयर्स आर टॉल। अब हॉकी टीम प्लेयर्स जो है उनको डिफाइन करने के लिए हमें, इस क्लास को डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई एक, यानी कि ऐसी सुपर क्लास बनानी पड़ेगी कि जो भी मेंबर उससे बिलोंग करता है वो टॉल होगा। हॉकी टीम प्लेयर है तो उनको डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई क्लास हमें बनानी पड़ेगी, कि हर दफा हम ये नहीं लिख सकते हॉकी टीम प्लेयर्स को। तो चाहे उसके कि हम हॉकी टीम प्लेयर की एक क्लास बना लेते हैं जिसको हम डिनोट कर लेते हैं एक्स के साथ, के जो भी मेंबर एक्स से बिलोंग करेगा वो इसी टीम से होगा, या उसको वाई कर सकते हैं आप, एक्स कर ले वाई कर ले, सुपर सेट जैसे बनाते हैं। वाई बिलोंग कर रहा है इस टीम से, अब हमें पूरा हॉकी टीम प्लेयर लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम वाई के साथ ही जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं वाई आर कॉमा राइट साइड पे उसकी प्रॉपर्टी लिख दी टॉल। तो ये बजाय इसके कि जैसे हमने प्रोपोजिशन से प्रेडिकेट पे शिफ्ट हुए थे सिर्फ इसलिए कि उससे हर दफा हमें पूरी पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती थी, तो उसकी बजाय हमने ये शॉर्ट हैंड किया था कि कंप्लीट स्टेटमेंट लिखने की बजाय हर जगह अपने रूल के अंदर आप उसको एक सिंपल सेट से डिफाइन कर दे, जैसे इसको हमने हॉकी टीम प्लेयर्स को एक्स से या वाई से डिनोट कर दिया वेरिएबल। तो हम्म। अब ये इस टीम में से जो भी प्लेयर होगा वो वाई वाई उसी से बिलोंग कर रहा है, तो हर दफा हमें वो कंप्लीट प्लेयर लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली डिफाइन कर रहे हैं कि वाई और टॉल। अब वाई कौन है, वाई अलहदा से एक दफा बता दें कि वाई जो है वो हॉकी टीम प्लेयर्स के प्लेयर्स हैं। दैट्स यस इट। मैम, इस चीज की समझ आ गई है। वो जो 3x लगाते हैं यानी कि 3y लगाते हैं, उसकी उसमें कंफ्यूजन है। कहाँ पे 3x लगे हैं और कहाँ पे 3y ये जो लगे हैं। ये मैम जो स्टूडेंट्स वाली एग्जांपल आपने पीछे प्रीवियस प्रैक्टिस वाले में दी थी, इसमें 3 3x है, उसकी वो समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये अब तो देखो इजी है। ये ठीक है, यहाँ पे इसी हॉकी टीम प्लेयर्स आर टॉल। अब अगर यहाँ पे मैं कर दूं ऑल हॉकी टीम प्लेयर्स आर टॉल, ठीक है, तो ऑल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल होता है, उल्टा फॉर है। ऑल वाला, फॉर और ऑल। ऑल। अब फॉर ऑल किसके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है रूल, ये हॉकी टीम प्लेयर के ऊपर, और उसको आप किससे डिनोट कर रहे हैं, वाई से। तो फॉर ऑल वाई, हर एक वाई के लिए, ठीक है। अब ये ऊपर तो हमने बता दिया कि ये एरो से बता दिया कि ये वाई जो है वो हॉकी टीम प्लेयर है, इनको इस रूल के अंदर भी तो डिफाइन करना है, क्योंकि रूल के अंदर ये स्टेटमेंट तो हमने नहीं लेके जानी, रूल के अंदर तो हमने ये रूल लेके जाना है। उसमें अभी तक कितनी इंफॉर्मेशन है, फॉर ऑल एक्स, एमसीएस के स्टूडेंट्स को पता नहीं कि क्लास हो रही है।
ठीक है जी, हम यहाँ पे कह रहे थे, अच्छा बाय मिस्टेक में जो है ना, मैंने फ्राइडे वाली मीटिंग जो है उसकी कर दी है कंटिन्यू। आप लोगों को तो शायद आइडिया हो गया था, एमसीएस के स्टूडेंट जो है वो वेडनेसडे वाली मीटिंग में वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम कह रहे थे कि ये रूल हम डिफाइन किया, अभी तक इसमें इंफॉर्मेशन इतनी है कि वाई आर टॉल, फॉर ऑल वाई के ऊपर ये रूल अप्लाई हो रहा है। अब वाई कौन है, उनको भी इसी रूल के अंदर हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, हॉकी टीम प्लेयर्स बताना पड़ेगा कि वाई जो है, वाई कौन है, वाई बिलोंग कर रहा है हॉकी टीम प्लेयर्स के ग्रुप से। ठीक है जी, तो फॉर ऑल वाई, हर एक वाई के ऊपर ये रूल अप्लाई हो रहा है। और वाई कौन है, वाई हॉकी टीम प्लेयर्स है। और उसके बाद एंड करके आपने जो रिमेनिंग रूल सेट है वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस प्रेडिकेट कैलकुलस के अंदर आ गई कि फॉर ऑल वाई, वाई आर हॉकी टीम प्लेयर्स एंड वाई आर टॉल, ये बात थी। ठीक, अब आप कह रहे हैं कि 2 3 इसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में यही था फॉर ऑल, या सेकंड में बता दिया पहले कि ये रूल सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये कुछ के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और कुछ कौन है, वो इस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं एंड, और उसके ऊपर ये रूल अप्लाई हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर एग्जाम्पल में देखा है। ठीक, एक और इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल थी कि जो है वो फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु टेक्स एआई विल पास इट। अब जैसे जैसे मजीद रूल्स आते जाएंगे, आप ऑपरेटर्स उसमें ऐड करते जाओगे और उसको एम्बेड करते जाओगे। जैसे लाइक यहाँ पे अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं, हैरी एंड पॉटर आर फ्रेंड्स और ब्रदर्स आर सिबलिंग्स। जी, अब बताएं इसमें किस तरह से हम इसको करेंगे, हैरी एंड पॉटर आर फ्रेंड्स, सिंपल है ये। मैम इसमें तो सिंपल यही है ना, हैरी फ्रेंड्स पॉटर। एग्जैक्टली, इस तरह से कर ले इसको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना है तो मजीद इसको कैसे सकते हैं, सिंपल आपका हैरी फ्रेंड्स पॉटर भी आपका चलेगा। ब्रदर्स और सिबलिंग्स में आपको 2 वे करना पड़ेगा, ब्रदर्स की क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, सिबलिंग्स की क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। और जो भी ब्रदर होगा वो ब्रदर्स होंगे, एक्स ब्रदर्स वाई, तो एक्स सिबलिंग्स है वाई के साथ, यानी ब्रदर्स की क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा, सिबलिंग्स की। एक एक्स जो है वो बिलोंग कर रहे हैं ब्रदर्स के साथ, एक्स एंड वाई, एक्स अगर वाई का ब्रदर्स है आपस में, देन जो है वो सिबलिंग्स होंगे। इस रूल सेट को डिफाइन करना है और उसके ऊपर इम्पोज कर दिया फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई के लिए। अब एक्स जो है वो एक्स एंड वाई ब्रदर्स की क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर ये रूल यहाँ हमारा पे फर्स्ट वाला ट्रू होता है तो फिर सेकंड वाला ट्रू होगा। देयर यहाँ पे एग्जिस्ट, फॉर ऑल एक्स और फॉर ऑल वाई क्यों आया? हर एक के लिए, क्योंकि जेनेरिक रूल सेट बना रहे हैं ना हम, किसी एक पर्सन के लिए, आप और आपके भाई के लिए तो नहीं बना रहे, हम हर एक के लिए ओवरऑल बना रहे हैं। जैसे वो नहीं होता यूनिवर्सल सेट जो होता है, या यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, जो भी ब्रदर्स होंगे आपस में वो सिबलिंग्स होंगे, तो वो यूनिवर्सल जो प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करने के लिए हम फॉर ऑल, हर एक एक्स के ऊपर और हर एक वाई, जो भी एक्स और वाई ब्रदर्स की क्लास से बिलोंग करते होंगे, अगर वो दोनों आपस में ब्रदर्स हैं, अगर ये अगर वाली कंडीशन, इफ देन वाली कंडीशन, इफ देन वाला ट्रुथ टेबल जो है, अगर वो ब्रदर्स हैं देन वो आपस में सिबलिंग्स होंगे। तो इसलिए फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई के ऊपर अप्लाई किया है कि जेनेरिक हमने रूल सेट बना दिया है। प्रेडिकेट कैलकुलस में होता था ना
कि x अगर कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है कुछ तो वो वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, उसमें आप किसी भी एग्जांपल को फिट कर सकते हैं, किसी भी नेम को। ठीक है, मैम इसी अगर तरह हम यहाँ इसी पे करते हैं, मैम यहाँ सेम पे अगर हम एग्जांपल। करते हैं फॉर ऑल ब्रदर्स को डिनोट करते हैं हम एक्स से, और फिर हम करते हैं एक्स आर सिबलिंग्स। तो फिर x तो ब्रदर हो जाता, ब्रदर दो होने थे ना, x एक तो हो गया, सेकंड वन किसके साथ आप उसको कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है। ठीक है, सेम यही रूल्स है ना, ये जो 6 1 एग्जांपल है, वंस मदर इज वंस फीमेल पेरेंट, उसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। ठीक, मैम ये जो हैरी एंड पोटर्स आर फ्रेंड है, इसका फिर ये हो सकता है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई हैरी एक्स एंड पोटर वाई इम्प्लाइज फ्रेंड्स एक्स वाई। वो फिर ये कि हर एक हैरी और हर एक पोटर के लिए वो जेनेरिक हो जाएगा आपका। अगर आपके पास कांस्टेंट है, यानी कि नेम है जो चेंज नहीं होते, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई हम अप्लाई करते हैं उनके ऊपर जो वेरिएबल्स होते हैं। अब हमने एक टर्मिनोलॉजी देखी थी कांस्टेंट्स की जो चेंज नहीं होती, अब यहाँ पे नेम है स्पेसिफिक हैरी के लिए और पॉटर के लिए, तो उसको आप डायरेक्टली लिखे। बस यहाँ पे ये मिस्टेक है कि उन्होंने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, इसको स्मॉल लेटर में लिखना था, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, दोनों के साथ कांस्टेंट डील करके फंक्शन बनाना था। अगर आप इस तरह से जैसे एग्जांपल नंबर 4 में है उसमें करते हो, तो फिर आपको वेरिएबल और फिर आप फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई अप्लाई कर सकते हो। अगर कांस्टेंट के साथ डील कर रहे हो तो एक तो उसको लोअर केस लेटर से शुरू करें और उसको डायरेक्टली लिख दें, उसमें फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल लिखने की जरूरत नहीं है आपको, वो वेरिएबल्स के लिए अप्लाई होते हैं। ठीक है जी। ठीक है। मेरा ख्याल है बाकी देख लें, अगर कोई और पूछना है तो पूछ लें, अदरवाइज तो अपना आज के लेक्चर बाकी शुरू भी करेंगे। करवा दें, बाकी भी एक दफा बाकी भी करवा दो, होमवर्क दिया हुआ, नंबर कैसे दूंगी फिर मैं आप लोगों को। करवा दें मैम। उनको तो कैसे नंबर दूंगी मैं आपको इस समय। मैम के लिए सानिया पैदा करो यार, क्यों सानिया? जी नेक्स्ट वन हाँ, देखें, वंस मदर इज वंस फीमेल पेरेंट, इसको जरा रीड करें रूल को। there exists x, there exists y, x मदर से क्लास से बिलोंग कर रहा है, इफ इट्स ट्रू तो y जो है वो फीमेल होगी एंड x पेरेंट ऑफ y। नहीं जी, ये रूल गलत थोड़ा सा, तो डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक है यहाँ पे। मैम यहाँ पे शायद ये इम्प्लीकेशन है मैम यहाँ पे यूज होता है, मतलब वंस डबल मदर वाला नहीं इज यूज होगा। वंस फीमेल पेरेंट। इम्प्ली डबल वाला नहीं होगा, ये एरो एक इधर भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से हो गया देयर एक्सिस्ट एक्स देयर एक्सिस्ट वाई मदर एक्स वाई, आगे वो डबल वाला इम्प्लीकेशन, फिर फीमेल एक्स और एंड पेरेंट एक्स वाई। वंस मदर इज वंस फीमेल पेरेंट। ठीक है जी, आपके ख्याल में ये क्या होगा? देयर एग्जिस्ट एक्स, ठीक, और एक्स कौन है? एक्स मदर के ग्रुप से बिलोंग कर रही है। देयर एग्जिस्ट, अच्छा, वंस मदर इज वंस फीमेल पेरेंट, तो ये फॉर ऑल के लिए नहीं होगा, फॉर ऑल मदर्स के लिए देयर एग्जिस्ट वाला तो नहीं यूज होगा मेरे ख्याल है यहाँ पे। नहीं मैम, वंस मदर है।
ऑल मदर नहीं है। वंस फीमेल पेरेंट, देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स अगर मदर है किसकी, यस मैम, यहाँ पे फॉर ऑल ही यूज होगा। ये ऑल मदर्स के लिए रूल अप्लाई होगा ना, यस मैम, ऑल मदर्स के लिए ये भी होगा। मदर होगी वो उसकी फीमेल पेरेंट होगी। यस मैम। तो यहाँ पे हम फॉर ऑल के लिए अप्लाई होगा, फॉर ऑल एक्स, एक्स मदर है किसकी, एक्स मदर ऑफ वाई, देन एक्स फीमेल पेरेंट ऑफ वाई। अच्छा, फॉर ऑल एक्स के लिए और फॉर ऑल वाई के लिए रूल जो है वो सेट हो जाएगा। फॉर ऑल एक्स, एक्स मदर ऑफ वाई, देन एक्स इज फीमेल पेरेंट ऑफ वाई। सिंपल, इजी रखिए, उसको टफ ना करें, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से उसको बस ड्रॉ कर दिए, दैट्स इट। ठीक है जी। मैम यहाँ पे इम्प्लाइज के सिंबल का वो दूसरा नहीं आएगा, वो शायद बाई कंडीशनल कहते हैं, वो जो दो एरो वाला होता है। देखो बाय वाला होगा, फिर राइट साइड पे भी इसको रीड करेंगे इसको, वो टू साइडेड आप कह रहे हैं ना, टू साइडेड का हाँ मतलब होता है कि ये भी ट्रू हो वो भी ट्रू हो। तो यहाँ पे हम कंडीशन है वंस मदर इज वंस फीमेल पेरेंट, हम इसको राइट लेफ्ट टू राइट पे जा रहे हैं। अगर हमारे पास टू साइड की हमने प्रूव करना होता है ट्रांजिटिविटी, तो फिर हम उसको डबल इम्प्लीकेशन लगाते हैं। अभी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है लेफ्ट टू राइट, वंस मदर इज वंस फीमेल पेरेंट, हम उसको इजी रखते हैं, हम उसको डबल पे क्यों लेके जाएं। अगर कोई ऐसा उसमें आती है वैल्यू कि जिसमें हमने टू वेज को प्रूव करना है, फिर हम उसको कर सकते हैं उस तरह से। मैम ये मैंने एक लिखा हुआ है, वो तो जरा देखिएगा। जी आप शेयर कर दें। मैम डिसेबल है, आप ऑफ करेंगी फिर हो enable। गया हो गया, इनेबल में आप कर देती हूँ। हाँ शायद। इधर गया। मैम स्क्रीन शो हो रही है। जी बिल्कुल हो रही है। अब अगर आपकी राइट साइड से हम पढ़ें कि एक्स फीमेल है और एक्स पेरेंट है वाई की, तो फिर एक्स जो है वो मदर है वाई की। अगर राइट साइड से पढ़े तो फिर भी ठीक प्रूव हो रही है। और लेफ्ट साइड से अगर हम इसको पढ़ना शुरू करें, एक्स मदर ऑफ वाई, देन एक्स इज फीमेल एंड एक्स पेरेंट ऑफ वाई। ठीक है जी, सही किया आपने भी, ओके क्योंकि जी, आपका ही सही है, सही कह रहे हैं, हम डबल इसमें ऐड कर सकते हैं ट्रांजिटिविटी टू वे। ठीक है मैम। ठीक है, बाकी भी शेयर कर दे, बाकी इधर से देख लेते हैं आपके। मैं देख रहे हैं। A cousin is a child of parents sibling. X cousin Y का है, P parent of X and P siblings. मैम आप वो ही दिखाएं, आई थिंक वो ज्यादा सिंपल थे, मेरे जरा ज्यादा औखे टाइप हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, राइट, अपना इसका स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दे, मैं वहाँ से इसको। नेक्स्ट वन, a cousin is a child of parent sibling. X cousin है, X child है, डबल, ब्यूटीफुली डबल जो है वो उसको फंक्शन के साथ उसको इजीली एक्सप्लेन कर दिया, बजाय इसमें कि 10 चीजें उसमें आप ऐड करें। एक्स कजन है तो एक्स चाइल्ड होगा किसका, पेरेंट के सिबलिंग का। तो नेस्टेड फंक्शन के साथ इजीली एक्सप्लेनेशन है, इजी एक्सप्लेनेशन है इसके में।
कभी भी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना किया करें, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से कोशिश किया करें उसको सिंपली एक्सप्लेन करने की, सिंपली एक्सप्रेस करने की, बजाय इसमें कि दो चार सिंबल आप निगेशन के उल्टे पुल्टे डालें। उसकी बजाय जितनी चीज़ें आपको पता है, नेस्टेड का फंक्शन था, उन्होंने नेस्टेड यूज़ किया है और उसको सिंपली एक्सप्लेन कर दिया। एवरी पर्सन हैज ओनली वन मदर फॉर ऑल एक्स, एक्स पर्सन है, एक्स मदर वाई। यहाँ पे राइट साइड पे थोड़ा इसको हम चेंज कर सकते हैं। एवरी पर्सन फॉर ऑल एक्स, एक्स अगर पर्सन है, एक्स हैज ओनली वन मदर। यहाँ पे मेरा ख्याल है बस ये इनकी तरतीब थोड़ी चेंज होनी है, वाई पहले आ जाएगा, एक्स बाद में आ जाएगा। देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट वाई, वाई मदर ऑफ एक्स। मेरा ख्याल है बाकी तो ठीक लग रहा है मुझे। यहाँ पे मैम राइट यहाँ साइड पे पे देयर एग्जिस्ट क्यों आ रहा है? देयर एग्जिस्ट ओनली वन के लिए, कोई एक या कोई एग्जिस्ट करता है वाई, वाई यहाँ पे फर्स्ट पहले आएगा, वाई मदर ऑफ एक्स और एक्स बाद में आ जाएगा। Some birds are crows, but no birds are squirrels. X birds, some birds are crows, but no birds are squirrels. इसको हम कर लेते हैं। Some birds are crows, but no birds are squirrels. Some birds are crows. ठीक है जी, सबसे पहले तो हम डिफाइन करें सम के लिए क्या यूज करेंगे हम? देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट एक्स, और एक्स कौन है? बर्ड्स। बर्ड्स। ठीक है जी, देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स बर्ड्स हैं, बर्ड्स आर क्रोज। तो यहाँ पे हम एक्स एंड करके एक पहला हमारा रूल सेट ये हो गया, एंड एक्स और क्रोज। ठीक है जी, इतनी बात हमारी हो गई क्लियर। बट नो बर्ड्स आर स्क्विरल्स, तो बट के लिए हम एंड अगेन कर लेते हैं। नो बर्ड्स आर स्क्विरल, देयर एग्जिस्ट एक्स जो था, हम एक्स एक्स और स्क्विरल्स। देयर एग्जिस्ट एक्स को अगर हम निगेट कर लें तो फिर क्या बन जाएगा? नो एक्स, यानी कि कोई भी ऐसा एक्स एग्जिस्ट नहीं करता कि एक्स जो है वो स्फीरल हो। इतनी सी बात थी। फर्स्ट हैंड पे हमने बता दिया कि देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स बर्ड की क्लास से बिलोंग करता है, एंड एक्स आर क्रोज। सेकेंड हाफ में हमने ये बताना है कि कोई भी बर्ड जो है वो स्क्विरल नहीं है। हम उसी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट एक्स वाले को। कुछ एक्स हैं, एक्स हमें ऑलरेडी पता है कि वो बर्ड की क्लास से बिलोंग करते हैं। देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स आर स्क्विरल, और हमने ओवरऑल इसको निगेट कर दिया इस पूरी स्टेटमेंट को कि कोई भी ऐसा बर्ड नहीं है जो कि स्क्विरल हो। उसी इंफॉर्मेशन को हमने यूज करके एक्सप्रेस कर। मैम ये जो इजी, मैंने किया एक सेकंड वो भी देखिएगा, ठीक है कि नहीं? चलें जी आप भी दिखा दें।
देयर एग्जिस्ट x वर्ड्स हैं एंड x क्रोज हैं, ठीक है, एंड फॉर ऑल z बर्ड्स हैं, z स्क्विरल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे नंबर वन आप एक इंफॉर्मेशन को ओवरराइड कर रहे हैं। जब बर्ड्स को हम x से हम बता चुके हैं उनका सेट का, तो फिर उसको z से दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इस वैल्यू को। यानी एक दफा पहले जब बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए, यानी कि ये ओवरराइड वाली बात होती है। x बिलोंग कर रहा है बर्ड से, आप z से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और नंबर टू, स्क्विरल्स यहाँ पे है कि नो बर्ड्स आर स्क्विरल्स, यानी इसको आपने निगेट करना है जो भी आप वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर फर्स्ट वाली वैल्यू ट्रू होगी तो फिर सेकंड वाली ट्रू होगी। तो इसलिए आपको ये वाला इफ एल्स इफ देन वाला जो है, ये देयर एग्जिस्ट, ये जो इफ हम कर रहे हैं, ये जो आपने यूज किया है, ये वाला ऑपरेटर यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ये हम वहाँ पे इफ देन यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल हो कि अगर ये ट्रू वैल्यू होगी फर्स्ट वन, तो सेकंड वाली जो है वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी। तो यहाँ पे तो सिंपल स्टेटमेंट है, कोई ऐसा इन्फोर्समेंट नहीं है। तो जहाँ पे इन्फोर्स किया गया और लाजमी कहा गया हो कि ये अगर फर्स्ट हाफ ट्रू होगा तो सेकंड वाला जो है डिपेंड कर रहा फर्स्ट के ऊपर, तो वहाँ पे हम ये इफ देन वाला जो है ना यूज करते हैं। यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट है, फर्स्ट हाफ अलहदा बात एक्सप्लेन कर रहा है, सेकंड उसी की इंफॉर्मेशन को यूज करके बता रहा है कि बर्ड्स आर नॉट स्क्विरल्स। तो यहाँ पे आप एंडिंग कर सकते हैं, एंड का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, इस ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। दूसरा ये मिस्टेक है आपकी कि बर्ड्स का ओके, ऑलरेडी सेट डिफाइंड है, ठीक है जी। ठीक है मैम। फिर हम वापस आते हैं। If it is not cloudy tomorrow, Harry will go to the zoo and will not take his umbrella with him। ये तो वो वाला है जो हमने पहले भी अपने लेक्चर में भी देखा था कि अगर टॉम विल गो टू माउंटेन्स वाली, उसी तरह से है, इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्लाउडी वेदर टुमारो निगेट उसको किया है अगर वो ऐसा नहीं होता। एंड हैरी गो टू जू। अच्छा, इफ वाली बात अब आ गई है, अगर इफ वाली यानी कि इन्फोर्समेंट आ गई है, तो अब आप एंड की बजाय कौन सा यूज करेंगे, इफ देन वाला, देर वो एरो वाला सिंबल यहाँ पे यूज करेंगे, ऑपरेटर यूज करेंगे, क्योंकि इफ वाली आ गई है बात कि अगर ये ट्रू होगा तो फिर हैरी जो है वो गो टू जू, सेकेंड स्टेटमेंट हमारी जो है वो ट्रू होगी। तो जब इफ वाला आ गया तो ऑपरेटर आप एंड वाला यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पे ट्रू वाला इफ देन वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है जी। ये यहाँ पे मिस्टेक है। अगर ये दोनों ट्रू हैं, अब एंड है, तो अब इस स्टेटमेंट के साथ आप एंड कर सकते हैं कि अम्ब्रेला, हैरी हैरी विल नॉट टेक हिज अम्ब्रेला विद हिम। तो इस स्टेटमेंट को आप एंड करके निगेट करें, चाहे जो भी आप करें ऑपरेटर, यहाँ पे आप एंड का यूज कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, आप इसको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन है, इफ वन और मोर लाइव्स आर लॉस्ट देन ऑल लाइव्स आर लॉस्ट। तो अब देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट वाई, एक्स लाइव्स हैं, वाई लास्ट में जी, ये भी रॉन्ग है। इसको हम दोबारा देख लेते हैं। इफ वन और मोर लाइव्स आर लॉस्ट देन ऑल लाइव्स आर लॉस्ट।
if one or more lives are lost, then all lives are lost. X अगर हम represent कर लें life, X life and X is lost. इफ वाली बात है, इफ का मतलब हमने देखा था कि अगर इफ वाली इन्फोर्समेंट आती है तो फिर हम ऑपरेटर यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, इफ देन वाला। अगर फर्स्ट ट्रू हो जाती है दोनों स्टेटमेंट्स हमारी, एक्स लाइफ है और एक्स इज लॉस्ट, देन ऑल लाइव्स आर लॉस्ट। अब लाइफ को हम कर रहे हैं एक्स से रिप्रेजेंट। मैम वन और मोर के लिए देयर एग्जिस्ट नहीं आएगा? जी वो भी कर लेते हैं, उस पर कुछ तो कर लें, उसके बाद उसको एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ जहाँ पे हमारी वैल्यू उसको रिलेट नहीं कर रही। फर्स्ट स्केच तो बनाने दें। एक्स लाइफ है एंड एक्स इज लॉस्ट, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक्स जो है वो लॉस्ट होती है। ठीक है जी, अब ये कहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है, वन और मोर के ऊपर, फॉर ऑल एक्स के लिए। फॉर ऑल एक्स, हर एक एक्स के लिए ऊपर ये अप्लाई होगा। फॉर ऑल एक्स एक्स इज लॉस्ट, देन एक्स इज लॉस्ट। हाँ जी, जी ठीक लग रहा है या सेकंड पे कोई लग रहा है आपको एडजस्टमेंट थोड़ी होनी चाहिए? मैम होनी चाहिए, थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। कहाँ पे होनी चाहिए? फॉर ऑल एक्स, मेरा तो ख्याल है कि इन्फॉर्मेशन हमारी मैम शुरू में इफ वन और मोर की जगह तो आई थिंक स्टार्टिंग में देयर एग्जिस्ट आना चाहिए, फिर आना चाहिए फॉर ऑल एक्स वन और मोर, इफ वन और मोर की जगह आना चाहिए देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट। आप चाह रहे हैं यहाँ पे देयर एग्जिस्ट आ जाए, यहाँ पे फॉर ऑल आ जाए? यस मैम, ऐसे शायद होगा। ठीक है जी, देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स अगर लाइफ एंड एक्स लॉस हुई है, देन फॉर ऑल एक्स के ऊपर ये रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। हमारे 11 के 11 जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए। आई होप कि आप समझ आ गई होगी। मैम ये एक सेकंड, मेरा भी क्वेश्चन नंबर 11 चेक कीजिएगा। जी आप ये अपना दिखा दें। ओके मतलब बाकी मेरा हाल है ठीक है, लेकिन ये जो आप ओवरराइड कर रहे हो ना, यानी कि एक्स को हम पहले बता चुके हैं कि एक्स लाइफ है, उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि लाइफ को किससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो एक सिंबल काफी है एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वाई की जगह आप एक्स ही, बल्कि एक्स इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाई लास्ट वाली। ठीक है जी, बाकी आपका भी ठीक है, मेरा भी हो गया। तो एंड करते हैं प्रेडिकेट कैलकुलस को और मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। लास्ट क्लास का लेक्चर था, लास्ट क्लास में भी हमारा नहीं हो सका। स्ट्रक्चर्स स्टेट स्पेस सर्च क्या है, तो हम प्रेडिकेट से निकलते हैं। अब हमने मूव करना है सर्चिंग के ऊपर। और सर्चिंग क्यों हमने करनी है, इसके लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड सेट करना था आप लोगों का। कि यूजली होता क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर गेम प्लेइंग आ जाती है, उसमें पाथ सर्च आ जाता है। तो ये सारी चीजें, कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं। इन सॉल्विंग मैनी एआई प्रॉब्लम्स वी मे बी फेस्ड विद आंसरिंग क्वेश्चंस लाइक, मैम स्क्रीन स्क्रीन शो हो शेयर रही है करनी है स्लाइड? अपनी। ओके, नहीं okay. So in solving many AI problems, we may faced with answering questions like, is the problem solver guaranteed to find a solution to our problem? Will the solution procedure always terminate or can it become caught in an infinite loop? अच्छा, अब ये होता ही है कि just like game playing है। लास्ट टाइम भी हमने एग्जांपल देखी थी टिक टैक टो की, या टू कार्ड की गेम होती है, टू प्लेयर कार्ड खेलते हैं कंप्यूटर के ऊपर, या चेस की गेम आ जाती है, ये लूडो की गेम आ जाती है। तो ऑफलाइन गेम जो आप खेलते हो यूजली, तो ऑनलाइन में तो चले आपके पास प्लेयर्स होते हैं, आप वो मूव्स चलते हैं, उसके रिस्पॉन्स में कोई मूव्स आप चलाते हो। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर उनकी सारी की सारी स्टेट्स बिल्ट इन होती हैं।
जस्ट लाइक मैं यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल की तरफ आती हूँ। टिक टैक टो की एग्जांपल है, तो इसमें क्या होता है कि हम नॉट्स एंड क्रॉसेस सेट करते हैं। एक प्लेयर जो है अगर सेंटर में कहीं पे क्रॉस कर देता है, तो अब आपके पास जो आपकी स्टेट्स हैं वो क्या है, ये सारी स्पेस है। टोटल 9 इसके आने होते हैं, डिब्बे होते हैं। एक को अगर उसने फुल कर दिया, नॉट लगा दिया या क्रॉस लगा दिया, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप अपर पे, राइट पे, कॉर्नर पे, कहीं पे भी अपना जो है वो स्टेट चेंज कर दें। तो टिक टैक टो में ये होता है कि नॉर्मली या डायगोनल में 3 आपके सेम वैल्यूज आए, या आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल तीनों वैल्यूज में आपका एक्स आए या आपका नॉट आए। तो उसके लिए बैकएंड पे क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ किया जाता है कि फर्स्ट स्टेट के बाद कंप्लीट उसकी वैल्यूज ड्रॉ की जाए कि सेकंड क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और जितनी भी विनिंग मूव्स होती हैं उनको पहले से डिफाइन किया जाता है। ये हम डिटेल में करेंगे जब हम मिन मैक्स एल्गोरिथम करेंगे। मिन मैक्स में हमने यही देखना होता है कि विनिंग मूव किस तरह से फाइंड करते हैं। सो आज के लिए अभी ये अंडरस्टैंड कर लें कि कुछ स्पेस होती है, जस्ट लाइक टिक टैक टो की स्पेस है जिसमें 9 इसके बॉक्सेस बने हुए हैं और उनकी स्टेट्स को चेंज करना होता है। Each square has a given state and the playing area as a whole has a given state defined by the states of squares comprising it। अब इसका एक्सपैंड करके हम जो है वो ग्राफ्स बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें कोई ना कोई सर्चिंग टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक जो सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं वो अप्लाई करने पड़ते हैं। तो उसके लिए इनिशियल स्टेट डिफाइन कर देते हैं, फाइनल स्टेट डिफाइन कर लेते हैं। तो जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना ग्राफ्स का एंड ट्रीज का, वो इसमें अप्लाई होगा। तो वही हमने देखना है कि किसी भी गेम के ऊपर या सर्चिंग प्रॉब्लम के ऊपर, जस्ट लाइक ट्रैवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम है या गेम्स की प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर हम किस तरह से उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ग्राफ सर्च या ट्री सर्च। सिंपली रूल्स है कि किस तरह से उस गेम को प्ले कर सकते हैं और उसकी डिफरेंट स्टेट्स एंड स्पेस क्या हो सकती है। अब ये एक इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आपके पास 9 स्पेसिस हैं, फर्स्ट प्लेयर ने उसके पास पॉसिबिलिटी है कि उन 9 में से किसी भी जगह पे वो कोई भी अपना ऑक्युपाई कर सकता है, किसी भी बॉक्स को। वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर को ऑक्युपाई कर सकता है, वो टॉप सेंटर कॉर्नर को, टॉप राइट कॉर्नर को, या कहीं भी 9 पोजीशन पे वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई कर सकता है। ठीक है जी, ये होगी फर्स्ट मूव के लिए। तो कंप्यूटर में हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं हर एक स्टेट के अगेंस्ट जो ट्रांजिशन होती हैं उससे रिलेटेड। तो फर्स्ट के अगेंस्ट ये 9 जो है वो डिफरेंट स्टेट्स को शो करवा दिया कि फर्स्ट प्लेयर इनमें से किसी भी मूव को चूज कर सकता है। अब हर एक मूव के अगेंस्ट सेकंड प्लेयर के पास ऑप्शन है कि वो 8 डिफरेंट प्लेसेस को ऑक्युपाई कर सकता है, इनमें से डिसीजन ले सकता है। अब अगर फर्स्ट के बाद इसके बाद सेकंड प्लेयर ने चूज करना हो, तो उसके पास ही जो रिमेनिंग 8 स्टेट्स हैं उनमें से कोई भी वो चूज कर सकता है। या इसके बाद सेकंड में जो यहाँ उसने टॉप कॉर्नर में जो है वो सेंटर में लगाया था, चूज किया था फर्स्ट ने, तो वो सेकंड प्लेयर के पास ऑप्शन है कि वो इन सब में से किसी भी नेक्स्ट मूव को चूज कर सकता है, किसी प्लेस को चूज कर सकता है। तो हमने क्या करना होता है, एज अ होल कंप्लीट एक एक स्टेट को ड्रॉ करना होता है कंप्लीट, और सारी मूव्स का पाथ रखना होता है। उसके बाद पाथ फाइंडिंग के थ्रू हम देखते हैं कि विनिंग मूव कौन सी थी वेरी स्टार्ट पे, फर्स्ट प्लेयर को कहाँ पे टिक करना चाहिए था और कहाँ पे नॉट लगानी चाहिए थी, तो फिर वो जाके फाइनली जो फाइनल एंड वाली स्टेज पे वो विनिंग की तरफ जाएगा। तो ये सारी स्टेट्स प्री डिफाइंड होती हैं, इनको कंप्लीट ड्रॉ करना होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसकी करनी होती है। और जब खाली ये 2 टू रेज पावर 9 के ही देखें कि कितने ज़्यादा ये इन डिटेल सेक्शंस बनेंगे, ग्राफ्स बनेंगे, उसके अंदर जब सर्चिंग अप्लाई करते हैं तो वो टाइम टेकन काम होता है, काफ़ी टाइम लेता है वो कंप्लीट पाथ को सर्च करने के लिए। तो दैट्स वाई हम जो है वो सर्चिंग के एल्गोरिथम देखते हैं कि उनमें से बेस्ट सूटेबल कौन सा है जो कम से कम वक्त में हमें विनिंग मूव को फाइंड करके बता सकता है, ताकि हम शुरू में ही वो मूव चूज करें, वहां पे नॉट लगाएं या टिक लगाएं, जो कि फाइनली एट द एंड हमें लीड करेगी विन की तरफ। चीजें में भी अभी आपको समझ ना आए, नहीं आती, डजंट मैटर, आहिस्ता आहिस्ता जब हम मजीद लेक्चर्स के अटेंड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो फिर आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है आपका एक गेम्स डेवलपमेंट में किस तरह से मूव्स पहले से प्री डिफाइंड होती हैं, कंप्लीट ग्राफिकल फॉर्म में उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक बेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम अप्लाई करना होता है कि वो
विद इन कम से कम टाइम के अंदर, ऑप्टिमाइज टाइम के अंदर हमें वो पाथ फाइंड कर सके जो कि विनिंग पाथ हो। कुछ रूल्स हैं, टिक टैक टो गेम किस तरह से खेली जाती है, इसको हम दोबारा खेलेंगे जब हम मिन मैक्स एल्गोरिथम देखेंगे तो वो किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से फाइंड करके हमें बताता है कि शुरू में ही आपने कौन सी मूव लेनी है, कौन सी स्टेट चेंज करनी है कि आप फाइनली विन करेंगे या गेम आपकी ड्रॉ होगी। ठीक, उसके बाद आ जाता है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ बेंचमार्क प्रॉब्लम्स होती है रिसर्च जब होती है एआई की फील्ड में, तो जो भी नया एक सर्चिंग एल्गोरिथम, काफ़ी सारे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि जो हम पढ़ेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है, बेस्ट फर्स्ट सर्च या ए स्टार सर्च, इनके अलावा बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, जस्ट लाइक हनी बी एल्गोरिथम है, कुकू सर्च आ जाती है, वेल सर्च आ जाती है, इम्यून सिस्टम की सर्च आ जाती है। तो इसमें एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम आ जाता है, बहुत हंड्रेड ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम्स है। तो उनको चेक करने के लिए कि सबसे बेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम कौन सा है, कुछ बेंचमार्क प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके ऊपर उनको अप्लाई किया जाता है, और अगर वो आउट परफॉर्म करते हैं उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अंदर, तो फिर हम क्लेम करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर, या उसको एक्सेप्ट किया जाता है कि ये एक सर्चिंग एल्गोरिथम अच्छा सर्चिंग एल्गोरिथम है। तो जो बेंचमार्क प्रॉब्लम्स है उनमें से एक बेंचमार्क प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। मे बी आप लोग फेमिलियर हो, इससे पहले भी डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर या एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के अंदर आपने सुना हो। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ये होती है कि सिटीज को कनेक्ट किया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हर एक सिटी को एक दफ़ा विजिट करना होता है, बेस्ट सुटेबल पाथ फाइंड करना होता है पूरे वर्ल्ड के सिटीज के साथ या पूरे कंट्री के सिटीज के साथ, जो कि हर एक सिटी को एक दफ़ा ज़रूर विजिट करे और मिनिमम कॉस्ट के साथ, कम से कम फेयर लगे, कम से कम डिस्टेंस के साथ। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 4 नोड्स के साथ। आज के लेक्चर में भी हमने यही देखना है कि किस तरह से हम नोड्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ट्री की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब एक दफ़ा ये हम अंडरस्टैंड कर लेंगे स्टेट स्पेस को, उसके बाद हम फिर जो सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ की किस तरह से हो सकती है, तो वो मैं आपको बोर्ड के ऊपर करवाती हूँ ताकि उससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। स्लाइड्स फिर हम बाद में रीड कर लेंगे। आज के लेक्चर के लिए ग्राफ मैंने पहले से ड्रा किया हुआ था। अच्छा, अब ग्राफ जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स होती हैं। सबसे पहले जो सिंपल यहाँ पे शो हो रहा है, ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें अब इनको बोला जाता है नोड्स और वर्टिसेस। जैसे ये ए एक नोड है या वर्टेक्स है, बी एक नोड है या वर्टेक्स इसको बोलते हैं, ठीक। और इनके दरमियान जो पाथ है इसको बोला जाता है एजेस, सिंपल एज। एक नोड से एक दूसरे नोड की तरफ जो पाथ जाता है उसको एज बोलते हैं। सो दिस इज द नोड और वर्टेक्स, और ये जो पाथ है एक नोड से दूसरी नोड के दरमियान में, इसको बोला जाता है एज। अब ग्राफ जो है, द फर्स्ट वन, ये सिंपल ग्राफ है, डायरेक्टेड, सॉरी अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसके बाद अगर इसमें कुछ डायरेक्शंस ऐड कर दी जाए, जस्ट लाइक यानी ए से बी की तरफ पाथ जा रहा है तो एरो बना दिया जाए, ए से बी, ए से सी की तरफ पाथ जा रहा है तो ये एरो बता दिया जाए। अगर बी से ए की तरफ भी पाथ जाता है तो ये डबल एरो होगा, और अगर नहीं है तो फिर ये पाथ जो है वो बी से ए का पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, सिंपली डायरेक्शंस डिफाइन होती हैं कि अगर एक नोड एक वर्टेक्स से दूसरे नोड की तरफ एरो एग्जिस्ट करता है, एरो हेड एग्जिस्ट करता है, तो इट मींस ए से बी एक पाथ एग्जिस्ट करता है। और अगर रिवर्स में आता है, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर बी टू डी पाथ एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे रिवर्स में भी कर दें तो इट मींस कि डी से बी भी पाथ एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ये रिवर्स में नहीं होगा, इट मींस ये ए बी से डी तो पाथ एग्जिस्ट करता है डायरेक्टेड ग्राफ में, लेकिन डी टू डी एग्जिस्ट नहीं करता। तो डायरेक्शंस डिफाइन करती हैं कि ग्राफ डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड ग्राफ है।
तो अगर डायरेक्शंस हम ऐड कर लें तो ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम टू वे इसको पाथ डिफाइन कर सकते हैं कि डी से सी और बी से ए अगर पाथ जा रहा है, डायरेक्शन जा रही है। ठीक है जी। तीसरी तरह का जो अभी तक हमने दो देखा है, अनडायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ ग्राफ आ जाएगी वेटेड। कि अगर इसमें कुछ वेट आप ऐड कर दें, जस्ट लाइक कास्ट जो होती है, ए से बी तक जाने की कास्ट 2 है, बी से ए तक जाने की कास्ट 1, ए टू सी 3, यानी कि कुछ कास्ट अगर आप ऐड कर दें एक वर्टेक्स से, एक नोड से दूसरे नोड तक जाने की पाथ की, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड। अब ये यहाँ पे डायरेक्शंस भी हैं और वेट्स भी हैं, तो ये डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ हो जाएगा। और अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ भी हो सकता है कि अगर डायरेक्शंस ना हो, फ्री हैंड मूवमेंट हो, ए से बी भी जा सके, बी से ए भी जा सके, बी टू डी एंड डी टू बी भी, और साथ से पाथ की हो, तो फिर हम कह सकते हैं अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। मैम वो अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ में वो फिर ये जो है यूनिडायरेक्शनल होगा या कैसा होगा वो, डायरेक्शन उसकी अनडायरेक्टेड किस तरह होगी? टू वे होगी, यानी कि जस्ट लाइक ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे अब ए टू बी है, अगर तो ए टू जी बी, ए से बी तक जाने की कास्ट भी 2 है और बी टू ए जाने की भी कास्ट 2 है। ठीक है, ये अच्छा अच्छा। अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ होगा। ओके। कन्वर्जन में हम देखते हैं कि जब ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कुछ इश्यूज आते हैं, वो भी यार हैंडल कर लेते हैं फिलहाल, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग। नंबर 1 हमने देखा था अनडायरेक्टेड ग्राफ सिंपल, उसके बाद डायरेक्टेड ग्राफ देखा विद डायरेक्शंस के साथ, जिसमें एरो हेड के साथ डायरेक्शन मेंशन होती हैं, एंड देन वेटेड ग्राफ देखा, वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है, वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है। तो ये थी टर्मिनोलॉजीज ग्राफ की। अब नेक्स्ट सेम स्लाइड्स के ऊपर भी हैं, स्लाइड के ऊपर ये जो डिटेल लिखी हुई है यही है, ग्राफ कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ नोड्स n1 to nn which need to be finite। ठीक है जी, इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट पाथ हो, ताकि उसको हम सर्च करके कहीं से रिटर्न कर सकें। सेट ऑफ आर्क्स दैट कनेक्टेड पेयर्स ऑफ नोड्स, जो नोड्स को आपस में कनेक्ट करता है, आर्क्स को बोला जाता है, उसको ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नोड्स। ठीक है, उसके बाद लेबल ग्राफ आ जाता है, अनलेबल ग्राफ आ जाता है, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो उनके बाद ट्रीज आ जाती है। ट्री की रिप्रेजेंटेशन पहले मैं बोर्ड पे करवा देती हूँ। अच्छा, अब ग्राफ है, ग्राफ के बाद आ जाता है ट्री की रिप्रेजेंटेशन। अब इस ग्राफ से पहले सिंपल हम ट्री देख लें। ट्री में जी होता है एक रूट नोड, जस्ट लाइक अगर हम इसी ग्राफ को कन्वर्ट करना चाहें ट्री के अंदर, रूट नोड यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए हो और हमारी डेस्टिनेशन जी हो, और हम इसके लिए ये इस ग्राफ को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ट्री के अंदर, तो ट्री की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कि ए हमारा रूट नोड बन जाएगा। अब ए से देखें पाथ जा रहा है बी की तरफ एंड सी की तरफ, तो हम सिंपली ए टू बी एंड ए टू सी, ठीक, सिंपल जहां जहां जिस साइड पे पाथ जा रहा है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते जाएंगे। अब बी से पाथ जा रहा है डी की तरफ, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं।
और सी से पाथ अगेन डी की तरफ जा रहा है। एंड देन डी से एफ की तरफ, मैम जी ये जो ई की तरफ। एक्सक्यूज मी जी मैम, जी जी। मैम ये जो डी वाला पहला नोड बनाया है इसी में नहीं जाएगा सी से डायरेक्ट डी में? दूसरा नोड जरूर बनाना है हमने। तो हम पाथ फॉलो कर रहे हैं ना, ए से बी, बी से डी, और ये पाथ आ रहा है ए से सी और सी से डी। अगर आप यहीं पे बनाएंगे हम, तो वो तो बी वाला पाथ आ जाएगा। हम तो अपना पाथ लेके जा रहे हैं ए से बी की तरफ, बी से डी। ये पाथ हो जाएगा लेफ्ट साइड वाला, ए टू बी, बी टू डी। और जब हम सी वाले पाथ से जा रहे हैं तो ए टू सी यहाँ तक, एंड देन सी टू डी यहाँ पे। अब डी से फर्दर जो है बी वाले पाथ से एक्सटेंड कर सकते हैं उसको, एफ जी और ई के साथ, और ई इस साइड से इस पाथ को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों पाथ से जा सकते हैं हम। सो अगर हम ए बी डी देखें तो डी के बाद ई एफ जी। ठीक, तो सेम जो है वो केस आ जाएगा राइट साइड पे। इस पाथ से ए टू सी, सी टू डी, डी से ई एफ जी, तीनों की तरफ आप जा सकते हैं। मैम के साथ भी तो पाथ फॉलो हो जाएगा, जी सिंगल डी के साथ भी तो पाथ फॉलो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन मे बी कि हम जो सर्चिंग एल्गोरिथम अप्लाई करें वो इस पाथ को फॉलो करने की बजाय उसको ज्यादा कन्वीनियंट लगे कि वो इस पाथ से फाइंड कर सके, कम कॉस्ट आए। अभी तो हम कॉस्ट के बगैर ये देख रहे हैं। जब हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि मे बी ये पाथ हमारे लिए एक्सपेंसिव हो, और इस पाथ से जो है वो कम वेट के साथ हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो इस ओके वजह से हम कंप्लीट उसका पाथ ड्रा करना है, और उसके बाद हम देखते हैं जब हम सर्चिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो फिर देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा सूटेबल है। मैम एक और आता है ई से जी भी जा रहा है ना? जी बिल्कुल, वो भी ड्रा करेंगे हम, लेवल वाइज चल रहे हैं हम। तो अभी तक हमने ए बी डी और उसके बाद ई एफ जी ये पाथ ड्रा किया। एंड देन अगर इस साइड पे हम देखें तो इस साइड पे ए सी, सी से डी, और डी से ई एफ जी। अब एफ भी डेड एंड है, जी भी डेड एंड है, यानी कि वहां से मजीद और आउटपुट नहीं निकल रही, लेकिन ई से जो है वो जी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे खुद ही समझ जाइएगा कि ये पाथ जी का है। मैम अगर ट्री में सिंगल डी होता, बी और सी डायरेक्ट करते हैं उसे, डी से ज्वाइन होते हैं। जी तो हो जाता, डायरेक्ट ही हो जाता, कोई इशू वही नहीं नहीं था। तो ठीक, ये इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। मतलब आपने 2 दफा डी बना दिया, आपने सी को डायरेक्ट डी से लिंक कर देना था। वो एक बार जी डी अगर आना। अगर वो होता तो फिर हम वैसे ही कर लेते। अभी अगर वाले बात नहीं है ना, अभी ऐसा है तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि कन्वर्जन कर रहे हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ की ट्री के अंदर। तो सिंपली जो जो पाथ होता है हम उसको ड्रा करते हैं, हम अगर मगर वाली बात ही नहीं करते। ठीक है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि जब हमने सर्चिंग एल्गोरिथम यूज करने हैं तो मे बी कि ये वाला पाथ एक्सपेंसिव हो, ये हमें जो है वो कम कॉस्ट में पड़े, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन में भी इस साइड से भी जी पे हम जा रहे हैं ई के बाद, और यहाँ पे भी जी आ रहा है, जी यहाँ पे भी आ रहा है, और जी यहाँ पे भी आ रहा है। जी की अगर वो टाइम है तो हमें नहीं पता कि किस पाथ को फॉलो करके हम जी तक कम से कम कॉस्ट में पहुंच सकते हैं, और या ज्यादा जल्दी। अब वो कॉस्ट टाइम की भी हो सकती है, वो कॉस्ट वेट की भी हो सकती है। मे बी कि मैम लेफ्ट यहाँ साइड पे वाले बी और हम, सी सेम ही टाइम ले रहे हैं ना, सेम ही, मतलब सारा कुछ दोनों में सेम ही काम हो रहा है। जी वो अभी तक हो सकता है कि इस सिनेरियो में हो रहा हो, लेकिन रियल लाइफ में वो ऐसा ना हो रहा हो, ये डिफरेंट किसी ग्राफ इस तरह से तो ना वर्क इस हो। सिनेरियो में हम ये कह रहा हूँ मैं कि ये जो सी है, अगर आप हम्म इस सी के नीचे जो जो आपने डी और डी के बाद सेकंड वाला ई एफ जी हम्म बनाया है, इसकी हम्म। जगह अगर आप सी को ही पहले वाले डी के साथ लिंक कर देती तो ये आपको बनाने की जरूरत ही नहीं थी पड़नी।
सेकंड वाला डी। जी जी ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज करेंगे हमारी फर्दर की आगे की एग्जांपल्स को, इसलिए अभी जितना बनाया उतना देख लें और ये देख लें कि टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे क्या यूज हो रही है। ट्री बन गया। अब ट्री में जो बेस पे आता है इसको बोला जाता है जी रूट। दिस इज कॉल्ड रूट। रूट नोड। रूट के बाद ये जो एंड वाले लेवल पे होते हैं, जैसे लाइक ये जी वाले लास्ट लेवल पे हैं, इससे ज्यादा ये ट्री एक्सपैंड नहीं कर रहा, तो इनको बोला जाता है लीफ नोड। यानी ये बिल्कुल एंड वाले हैं। ट्री को, रियल लाइफ ट्री को अगर उल्टा कर लें, जड़ से पकड़ के, रूट से पकड़ के उल्टा कर लें, तो रूट नोड, इसको पेरेंट नोड भी बोला जाता है या रूट नोड बोला जाता है। और जो बिल्कुल लास्ट पे होते हैं, दिस इज पेरेंट और रूट नोड। लास्ट वाले जिनके आगे मजीद वो एक्सपैंड नहीं करते वो लीफ नोड होते हैं। अब पेरेंट के आगे ये चाइल्ड, बी चाइल्ड है, सी चाइल्ड, इनको बोला जाता है चाइल्ड नोड। और ये चाइल्ड नोड आपस में सिबलिंग्स भी होते हैं। ठीक, ये लेफ्ट नोड हो गया, लेफ्ट चाइल्ड, ये राइट चाइल्ड। ठीक, पेरेंट नोड या रूट नोड, उसका लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड। अब लेफ्ट चाइल्ड इटसेल्फ अगर पेरेंट बनता है तो उसका भी ये चाइल्ड हो गया, लेफ्ट चाइल्ड है, इसका राइट चाइल्ड कोई नहीं है, यहाँ पे भी चाइल्ड। अब ये सिंपल, इनको आपस में ये वाले सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, यानी कि एक ही लेवल के ऊपर जो नोड्स होती हैं उनको हम सिबलिंग्स भी बोलते हैं। अब ट्री के अंदर लेवल होता है, द फर्स्ट वन जो रूट होता है उसको हम बोलते हैं लेवल 0। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जो नोड्स होती हैं, दैट लेवल 1, लेवल 2, दिस इज लेवल 3, और जो लीफ नोड है वो लेवल 4 पे है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है ट्री की। ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन हमने देखे 3 टाइप्स के साथ उसके देखा, सिंपल, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। उसके बाद रूट की, ट्री की रिप्रेजेंटेशन है पेरेंट या रूट नोड इसको बोला जाता है, उसका लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, चाइल्ड आपस में सिबलिंग्स भी होते हैं, उनके आगे चाइल्ड हो सकते हैं, और जो लास्ट लेयर पे होते हैं, नोड्स होते हैं, इनको हम सिंपली लीफ नोड बोलते हैं। सेम एक्सप्लेनेशन स्लाइड्स में भी मौजूद है, स्लाइड्स को आप रीड करके तसल्ली से देख सकते हैं इसको। इंटरनल नोड्स और लीफ नोड्स। ठीक है, a path that contains any node more than once is said to be contain a cycle, और लूप कहा जाता है इसको। अगर एक पाथ में मल्टीपल, एक रूट पे मल्टीपल, एक नोड को मल्टीपल पाथ से इस तरह से, यानी अगर साइकिल बन जाए, लूप बन जाए, तो लूप और साइकिल इसको बोला जाता है ग्राफ के अंदर। डिटेल्स आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा इसको देखेंगे और देखेंगे कि जो सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं, बेस्ट फर्स्ट सर्च या डेप्थ फर्स्ट सर्च, उनको किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं हम। मैम इस काम ने बेसिकली एल्गोरिदम करना है या क्या करना है? जी, इसके ऊपर बहुत सारे एल्गोरिथम हमने अप्लाई करने हैं इनकमिंग डेज। अपनी वो कोर्स आउटलाइन देखिए, उसमें काफी सारे 4-5 लिस्टेड हैं, तो वो सारे हमने मैम नेक्स्ट ये कमिंग एक, लेक्चर्स में भी करने हैं। ये फिर एक क्या डाटा सेट है, ये क्या चीज है, ये स्टेट स्पेस सर्च, ये एल्गोरिदम ही हो गया ना? ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि एक्चुअली किस तरह से हम प्रॉब्लम, आपकी गेमिंग की प्रॉब्लम हो या सर्चिंग की प्रॉब्लम हो, तो उसको हम एक कंप्लीट डिफाइन करते हैं, स्पेस डिफाइन करते हैं उसकी, और उसके बाद उनको ऊपर सर्चिंग एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हैं। तो ये आपका स्टेट स्पेस सर्च है कि स्टेट किस तरह से डिफाइन करते हैं, स्पेस कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये कंप्लीट सारी ओके। रिप्रेजेंटेशन है उसकी। आगे कैसे तो अप्लाई मैम करना इसमें है ये, सर्चिंग एल्गोरिथम्स को, वो हम करेंगे आगे। जी मैम इसमें ग्राफ और ये ट्री है बस, यही जी दो बिल्कुल, स्टेट्स हैं? जी बिल्कुल, दो हैं। ओके मैम। एमसीएस के स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस पहले मार्क करवा लें, बल्कि पिछली भी काफ़ी ज़्यादा हमारी रहती है, तो वो मैं इसको रेप्लिकेट कर दूंगी जो आज की अटेंडेंस होगी उससे। तो मोहम्मद नुमान अंजुम, प्रेजेंट मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको नज़र आ रहा है? जी मैम। ओके। ओ मैम अब्दुल्ला, होनी है। नहीं छोड़ी। क्या अटेंडेंस मार्क कर लें।